Good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Resident Medical Officer, Felix Hospital. और आज हमारे साथ हमारे फेसबुक लाइव में हैं डॉक्टर रितेश अग्रवाल, जनरल सर्जन, फेलिक्स हॉस्पिटल, हैविंग more than 13 years of experience in this field. वेलकम सर। आज हम सर के साथ बात करेंगे बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेंट्स होती हैं पाइल्स से रिलेटेड, कि मस्से बने हुए हैं, खून आ रहा है, दर्द हो रहा है। सर, ये पाइल्स जो नाम सुना है, पाइल्स होता क्या है? एक्चुअली आम पब्लिक में ना थोड़ा मिस अवेयरनेस है। पाइल्स कोई भी अगर बॉटम एनल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको पाइल्स का नाम दे देते हैं। हाँ। एक्चुअली नीचे 3 अलग अलग प्रकार की दिक्कत होती है। पाइल्स, जिसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हिमोरॉइड्स बोलते हैं। दूसरा एक दिक्कत होता है भगंदर, फिस्टुला, जिसमें पस आता है। और तीसरा जिसको लोग सूखी बवासीर या एक्सटर्नल पाइल्स बोल देते हैं, वो होता है फिशर। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तीनों का मैनेजमेंट अलग अलग होता है। ऑफकोर्स वो तीनों साथ में हो सकती है या दो चीज़ें साथ में हो सकती है, लेकिन तीनों एक अलग अलग एंटिटी है और तीनों का ट्रीटमेंट लाइन अप्रोच सब अलग अलग होता है। सर, ये पाइल्स का कॉज क्या होता है, किस वजह से होता है? पाइल्स अगर देखिए, अगर अभी बात करें तो अगर हम बवासीर की बात करते हैं, हिमोरॉइड जिसमें खून आता है, स्प्लैश ऑफ ब्लड, एकदम पिचकारी की तरह खून आएगा, तो कंजेनिटल होता है बट नॉट प्रूवन। या फिर जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है या हार्ड लैट्रिन हो रहा है, लैट्रिन करने में जोर लगाना पड़ रहा है, फाइबर कम खा रहा है अपने डाइट में तो हार्ड लैट्रिन स्टूल्स हो रहा है, या बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना पच नहीं रहा, उसको कॉन्स्टिपेटेड रहता है, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये सब है जो कि पाइल्स हो सकता है कर सकते हैं। सर, दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कोई डिफरेंस? हाँ, फिर वही जो मैं भी बता रहा था, एक्चुअली दो जो होते हैं, इंटरनल जो होता है वो खूनी बवासीर जो बोलते हैं, उसके 4 ग्रेड होते हैं। जब वो बाहर आने लगता है तो उसको इंटरनल एक्सटर्नल बोलते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स पर से ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फिशर का एक फॉर्म है। जब बार बार हमें फिशर बनता है जिसमें मांस फट जाता है, दर्द होता है, इचिंग होती है, वो ठीक होता है, फिर से वैसे ही सिम्टम आता है, तो एक स्किन टाइप बाहर लटक जाता है जिसको एक्सटर्नल पाइल बोलते हैं। बट एक्सटर्नल पाइल पर से वो इट इज़ अ डिफरेंट, वो पूरा ही अलग एक एंटिटी, अलग बीमारी है, वो फिशर का एक फॉर्म है। सर, ये पाइल्स को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? पाइल्स को अगेन अगर हम बवासीर की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, अगर जैसे ग्रेड 1 होता है जिसमें सिर्फ खून आता है, कोई मस्से नहीं बनते हैं, उसमें अगर उस स्टेज तक पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दे सकते हैं, उसकी कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना और कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं जिससे कि वो आगे प्रोग्रेस ना हो। अगर पाइल्स एक बार हो गई है तो वो ठीक तो नहीं होगी दवाई से, बट उसको हम कर सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस आगे ना बढ़े या उसकी प्रोग्रेस को डिले कर सकते हैं। ग्रेड 2 होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, पेशेंट जब भी लेट्रिन करने जाता है या एग्जिट करता है तो कुछ मस्से बाहर आते हैं जो कि वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। उस स्टेज तक भी हम दवाइयों से कोशिश कर सकते हैं, या फिर कुछ लेस मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं जिसको हम कर सकते हैं, जैसे आजकल लेज़र आ गया है या इंजेक्शन लगा के सुखा सकते हैं। ग्रेड 3 होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है, मस्से बाहर आते हैं, जिसको हाथ से अंदर करना पड़ता है, वो अपने आप अंदर नहीं जाती है। इस स्टेज के ऑनवर्ड्स दवाई का कोई रोल नहीं रह जाता, हमें ऑपरेट ही करना है, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस अप्रोच। आजकल लेज़र आ गया तो लेज़र से करते हैं, पहले कन्वेंशनल ओपन वाला करते थे। और ग्रेड 4 होता है, वो परमानेंटली बाहर प्रोलैप्स हो जाते हैं। डेफिनेटली इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी, कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमको उसको मतलब ये कि जितना जल्दी पेशेंट आएगा, हाँ। क्योंकि उनके क्वेश्चंस होते हैं सर कि क्या ये ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं, देखिए मेडिसिन से लोग ठीक कहते नहीं हैं, होगा। बहुत सारे ऐसे दुकानें खुली हुई जो कहते हैं हम एक सुई लगा के ठीक कर देंगे, बट वो उसका समझ ही नहीं पाते कि वो पाइल्स है कि वो फिशर है कि फिस्टुला है। बस वो कुछ भी इंजेक्शन लगा देते हैं, वो शायद सिम्टोमेटिक इमीडिएट रिलीफ मिल भी जाता है, बट आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ही होते हैं उसमें। तो दवाई से फिर वही बात है कि वो कौन से स्टेज पे आ रहे हैं, कितने सिम्टोमेटिक हैं, तभी उसका डिसाइड कर पाएंगे। कुछ लोग होता है अनीमिया करके आते हैं, उनको ब्लीडिंग होती रहती है, वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, फिर जब बोले कमज़ोरी हो रही है, हम उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तो 5-6 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, और नीचे चेक करते हैं तो उनको पाइल्स होता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि हमारे पास कौन से स्टेज पे आ रहे हैं। तो बस यही एडवाइस है कि जब भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्रॉपर मेडिकल एडवाइस ज़रूर लें, पहले वो दवाई से ठीक होना हो तो दवाई से ठीक करें। सर, बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ भी होती हैं जिनको पाइल्स की दिक्कत होती है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देंगे कि कैसे उससे बचें? देखिए, अब इसमें 2 चीज़ है कि प्रेगनेंसी की वजह से पाइल्स हुआ कि उनको पाइल्स पहले था और प्रेगनेंसी में वो एग्रावेट हो गया। तो प्रेगनेंसी के वजह से भी पाइल्स होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा होता है,
और हार्मोनल चेंज की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सारी चीज़ होती है, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं बिकॉज मोस्ट लाइकली डिलीवरी के बाद वो ठीक हो जाता है। और कुछ वो होता है कि पहले से पाइल्स कम मतलब लोअर ग्रेड की होती है, प्रेगनेंसी की वजह से वो एग्रेवेट हो जाती है, बट प्रेगनेंसी में मोर और लेस हम दवाई से ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही देते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है और जनरली ऑपरेट नहीं करते। सर जैसे कि आपने बताया कि लेज़र सर्जरी आजकल हम करते हैं, तो क्या पाइल्स की जो सर्जरी है इज इट अ मेजर सर्जरी? क्योंकि लोगों का कहना होता है कि ये बहुत बड़ी सर्जरी है, फिर छोटी मोटी सर्जरी है। लेकिन पाइल्स की कोई भी सर्जरी अगर ओटी जाके हो रही है तो उनके अपने रिस्क तो रहते हैं। एनेस्थीसिया में होता है, पीठ में सुई देते हैं, नीचे का हिस्सा सुन करते हैं, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ऑफकोर्स ये हो गया लेज़र आने की वजह से कटिंग नहीं है, ब्लड लॉस नहीं है, रिकवरी बहुत अच्छी है, डे केयर प्रोसीजर हो गया है वो। तो अब मैं बोलूँ कि कोई एक सर्जरी होती है मेजर रिस्क हाई रिस्क सर्जरी रहती है कि जान का खतरा है, वो तो उस तरीके की सर्जरी नहीं है, बट ऑफकोर्स इट्स नॉट अ मेजर सर्जरी, रिकवरी बहुत अच्छी होती है और नेक्स्ट डे या देर रात तक हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं। बट सर जो पेशेंट्स पाइल्स के साथ साथ डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या कोई उनको और कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई किडनी इश्यूज हैं, डायलिसिस पे भी है, तो ऐसे पेशेंट्स की जब हम पाइल्स की सर्जरी करते हैं तो उनके लिए तो एक हाई रिस्क रहता ही होगा। डेफिनेटली अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ये जो हम पर से जो भी किसी सर्जरी का रिस्क फैक्टर इवेलुएट करते हैं तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में करते हैं। अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे मैडम ने कहा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सीकेडी है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो ऑफकोर्स उसके रिस्क को बढ़ाती है और उनके लिए यही है कि वो जल्दबाजी में नहीं कराएं। हम पहले उनका पीएसी चेकअप कराते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ईको की जरूरत है तो ईको कराते हैं, सब कुछ देखने के बाद जब वो हमें लगता है कि ऑपरेट होने के लिए सेफ हैं, सारा शुगर कंट्रोल करके बीपी कंट्रोल करके तभी ऑपरेट करते हैं, जिससे कि रिस्क मिनिमाइज किया जा सके। सर इन केस कोई सर्जरी बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकती हैं? जैसे आपने अनीमिया बताया, हाँ। इसके अलावा देखिए अगर ब्लीडिंग आया जा रहा है और आप डर से बता नहीं रहे हो या आपकी हमें सर्जरी नहीं करानी या उसका कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो वो डिसीज़ प्रोग्रेस करती जाएगी और एक लेटर स्टेज पे आके जब जो छोटी सर्जरी होके काम बन सकता था वो डिसीज़ इतना प्रोग्रेस कर जाएगा कि हमें उसके लिए बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रोलैप्स हेमोरॉइड्स है या फिर बेसिकली 3 मस्से बोलते हैं हम, 3 o'clock 7 o'clock 11 o'clock पे वो डिसीज़ प्रोग्रेस होगी, वो तीनों मस्से आ जाएंगे, उसके साथ साथ छोटे छोटे और मस्से आ जाएंगे, तो जो चीज़ शायद रिकवरी जिसमें छोटी सर्जरी होती है रिकवरी भी जल्दी होती वो आगे जाके कॉम्प्लिकेट हो जाएगी या उसको अनीमिया हो जाएगा, तो पहले उसको खून चढ़ाना पड़ेगा, फिर उसकी सर्जरी करेंगे, फिर खून चढ़ाना पड़ेगा, तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी एंड स्टे भी बढ़ जाएगा, स्टे भी बढ़ जाएगा, आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। तो बेस्ट ये है कि अगर कोई सिम्टम है तो उसको इग्नोर ना करें, उसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करें और जो भी बेस्ट होगा उस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर सर्जरी के बाद कितने दिन का हम रेस्ट देते हैं पेशेंट को? देखिए आजकल इन द एरा ऑफ लेज़र सर्जरी पेशेंट को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं, पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देता है और मुझे लगा 3 से 4 दिन में वो अपना ऑफिस जाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा सा एक होल आता है, कोई मेजर कट नहीं आता है, कोई मेजर पेन नहीं होता है। तो 3 दिन अगर कोई पेशेंट फ्राइडे को आ रहा है तो मंडे को तो ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं। सर बहुत सारे पेशेंट्स की हमारे ये क्वेरीज होती हैं कि क्या इस सर्जरी के बाद हम अपना नॉर्मल खाना पीना लाइक मिर्च मसाला बहुत स्पाइसी खाना खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है, बस मेरी सबको यही एडवाइस रहती है कि आपको जो खाना है आप खाइए, आपको रिकवर करने के बाद बस फाइबर अपने खाने में ज़रूर ऐड करिए। आपको नॉनवेज खाना है आप नॉनवेज खाइए, मसाला खाइए, सैलेड जरूर खाइए, साथ में पपीता लीजिए, सैलेड, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। पाइल्स का मिर्च मसाला उससे कोई लेना देना नहीं, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो, हार्ट सूज हो रहा है तब इसके सिम्टम्स आएंगे, तो आप खाना खाइए साथ में सैलेड भी खाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। इस पाइल्स के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेरीज और हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ बेझिझक इसी पे कमेंट करें, अपना क्वेश्चन लिखें, अपना नंबर सेंड करें, हम पर्सनली आपको कॉल करके आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। और आज जो हमने बेसिक डिस्कस किया है ये हेमोरॉइड्स बवासीर के बारे में किया, फिशर इज टोटली डिफरेंट एंटिटी, उसके बारे में विल कम बैक। थैंक यू।